जोहार झारखंड। मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। कोयला तस्करों को किसी का डर नहीं है। निरसा मुखिया संघ अध्यक्ष पर हमला किया है। कोयला चोरी का विरोध करने पर यह हमला किया गया। लाठी डंडा लेकर मुखिया के घर पर तस्कर पहुंचे और पत्थरबाजी की। मुखिया और उसकी पत्नी घायल हो गई है। पीड़ित मुखिया का आरोप है कि कोयला तस्करों को निरसा थाना प्रभारी का संरक्षण मिला है। फोन करने पर भी फोन नहीं उठाया गया। निरसा में पूरा सिस्टम कोयला चोरों के लिए काम कर रहा है। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। राजस्व कर्मचारी प्रहलाद मांझी गिरफ्तार किए गए। 3000 घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। बड़का गांव में राजस्व कर्मचारी है आरोपी। जमीन म्यूटेशन के नाम पर यह घूस मांगी गई। पहले ही 20,000 रुपए ले चुका है आरोपी। दूसरी किस्त लेते ही एसीबी की टीम ने उसे अरेस्ट किया और ये एसीबी की बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग ने फिर से एक बार बड़ी कार्रवाई की है। इस बार की कार्रवाई की अगर बात कर ले तो वो जो कार्रवाई है बड़का गांव प्रखंड क्षेत्र में किया गया है। बताया जाता है कि एक आवेदक जो एलपीसी बनाने के लिए राजस्व कर्मचारी प्रहलाद मांझी को एक आवेदन दिए थे और आवेदन देने के बाद इस एलपीसी को बनाने के लिए राजस्व कर्मचारी के द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। हालांकि जो आवेदक है वो रिश्वत नहीं देना चाह रहे थे और इसकी शिकायत उन्होंने एसीबी टीम हजारीबाग को की। एसीबी टीम हजारीबाग ने इस पूरे मामले का सत्यापन किया और उसके बाद आज प्रहलाद मांझी को 3000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस बार की कार्रवाई की अगर हम बात कर ले तो एसीबी टीम हजारीबाग की यह छठी कार्रवाई मानी जा रही है। साथ ही साथ अगर बात कर ले कि लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों के बीच घूस लेने की जो खबरें आती है या फिर कल रिश्वत लेने के जो मामले सामने आते हैं, इसको लेकर जो है भ्रष्टाचारियों के बीच एक हड़कंप जरूर देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और इस वक्त की बड़ी खबर, कल धनबाद आएंगे राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बीबीएमकेयू में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर बीबीएमकेयू परिसर में तैयारियां जोरों पर हैं। परिसर को सजाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को भी उच्च स्तरीय बनाया जा रहा। जिला प्रशासन भी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक और आमंत्रित अतिथियों की व्यवस्था तक की निगरानी स्वयं वरीय प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। सभी तैयारियों की कुलपति प्रोफेसर राम कुमार सिंह खुद निगरानी कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यपाल साहब रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय जो है मुख्यमंत्री महोदय जी रहेंगे। साथ में इस धनबाद और बोकारो से संबंधित समस्त विधायक और सांसद रहेंगे और उसके अलावा हम लोगों ने जो भी इससे पूर्व के जो है विधायक और सांसद थे उनको भी सादर आमंत्रित किया हूँ। मंत्री जी लोग भी आएंगे। धनबाद के बीबीएमक्यू परिसर में स्थापित विनोद बिहारी महतो के प्रतिमा का कल अनावरण कार्यक्रम रखा गया और इस अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार के अलावे गिरिडीह धनबाद के सांसद और साथ ही साथ योगेंद्र महतो मंत्री और सुदीप कुमार सोनू मंत्री भी शामिल होने लगे। इसके साथ ही साथ आधा दर्जन से अधिक विधायक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा यह जो प्रतिमा है इसका कल अनावरण किया जाएगा और साथ ही साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है इसे लेकर जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। विश्वविद्यालय में प्रतिमा अनावरण के बाद इस कैंपस में राज्यपाल और मुख्यमंत्री यहां पर आए हुए अतिथियों का संबोधन करेंगे। लंबे समय से प्रतिमा यहां पर बन के तैयार थी, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण इस प्रतिमा का अनावरण नहीं हो पा रहा था और अब इस बार संजोग इस तरीके से बना है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ही यहां पर प्रतिमा अनावरण के लिए पहुंचेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जहां राज्यपाल संतोष गंगवार हैं तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के साथ में कांडे विधायक कल्पना सोरेन भी यहां कार्यक्रम में पहुंचने वाली है। कार्यक्रम को लेकर विस्तृत रूप से जो है सो जोर शोर से तैयारी की जा रही है और साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति यहाँ के छात्र छात्राएं देंगे, जिसकी रिहर्सल भी छात्राएं कर रही है।
इसे लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन पूरी तरीके से उत्साहित है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। और धनबाद में कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ और सरना धर्म कोड लागू करो अभियान के तहत रैली का आयोजन किया, जिसमें झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं ने हिस्सा लिया। केशव महतो कमलेश का कहना है कि सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर 26 मई को कांग्रेस पार्टी राजभवन का घेराव करेगी। हमारा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह निर्णय लिया गया एआईसीसी की बैठक में कि सभी जिलों में, सभी प्रदेशों में संविधान बचाओ रैली निकाली जाएगी। तो हमारा गत 6 तारीख को राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली रांची के विधानसभा के पुराना विधानसभा मैदान में हुई, आज आपके यहाँ हो रही है। हमारी सरकार ने बहुत सच्चे मन से यहाँ के आदिवासी भाई लोगों के लिए किया है कि सरना धर्म कोड को हमको लागू कराना है, जिसका फायदा सिर्फ झारखंड के लोगों को नहीं है, जिसका फायदा बाकी सभी जो प्रदेशों में आदिवासी जनजातीय लोग रहते हैं उन सभी को इसको लेकर है। और लोहरदगा से बड़ी खबर मिल रही है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं सफाई कर्मी, 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज हैं। आक्रोश मार्च निकालकर वेतन भुगतान करने की मांग की गई। कहा जब तक सैलरी नहीं मिलेगी तब तक हड़ताल पर रहेंगे। नगर परिषद में कार्यरत है हड़ताल कर रहे सभी कर्मचारी। तस्वीर भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर यह हड़ताल की जा रही, आक्रोश मार्च निकाला जा रहा। आज से शुरू है हम लोग का। 1 सप्ताह पहले हम लोग सभी को अल्टीमेटम दे चुके हैं, थाना को, कार्यपालक को, कोई सुनवाई नहीं आज तक। हम लोग 4 महीना हो जाता है तो 1 महीना का पेमेंट करता है। हम लोग को दुख यही बात है, हम लोग खाने पीने सबसे, पढ़ाई लिखाई सबका ये दिक्कत होता है, बाल बच्चे सबका। जब तक वेतन नहीं देगा वो हम लोग को 3-3 महीना का लेबर सबका, और हम लोग का 1 महीना के तब तक काम तो नहीं चालू होगा। कहने का मतलब हम लोग को दिक्कत हो रहा है लेबर सबको कि उन लोग को परमिट नहीं मिलने का कारण। लोग एजेंसी को जो इन लोग कचरा उठा कर जो प्रबंधन कर रही है, हम लोग उसको मार्च तक पेमेंट कर चुके हैं और बावजूद इसके लेबर लोग को शायद जनवरी तक ही भुगतान हुआ है। हम लोग एजेंसी को उसको पत्राचार करेंगे कि जब हम लोगों ने मार्च तक का भुगतान किया तो आपने क्यों नहीं किया अब श्रमिकों का। तो एक माह का ड्यू है अप्रैल का जिसे भी पत्र तैयार होगा उसको भुगतान कर दिया जाएगा। और अब बात मौत के झरने की। हजारीबाग का चमेली झरना अब मौत का झरने के नाम से जाना जा रहा है। जो भी इस झरने में नहाने गया उसकी मौत तय। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। मौत के इस झरने से रहें सावधान। इस झरने में नहाना मना है। कई लोगों की जा चुकी है जान। पत्थर खनन के बाद गड्ढे में भरा पानी। मौत का झरना जो गया वो वापस ही नहीं आया। जी हां, हजारीबाग के चमेली झरने में हाल के दिनों में डूबकर मरने की घटनाएं बढ़ी हैं। अब तक इस झरने में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यही कारण है कि लोग अब इसे मौत का झरना कहने लगे हैं। ये कोई प्राकृतिक झरना नहीं है। यहाँ जंगलों के बीच पत्थर का खनन होता था। करीब 300 फीट की गहराई तक खनन हुआ। खनन खत्म होने के बाद उसे भरा ही नहीं गया। अब उस गड्ढे में पानी भर चुका है जो देखने में झरना जैसा लगता है। घने जंगल के बीच होने की वजह से ये जगह बहुत खूबसूरत है, जिसके चलते यहाँ आसपास के ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग आने लगे हैं। यहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम ही नहीं है। बहुत गहरा होने के कारण ये बेहद खतरनाक भी है। पुलिस और जनप्रतिनिधि भी इस झरने में नहीं नहाने की अपील कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि उधर नहाने का अगर इतना ही है तो कहीं दूसरे जगह जाके नहाए, उस झरना में नहीं जाए। पूर्व में हमको जो मालूम चला है कि वो वहां से पत्थर निकाला जाता था, तो हमको ऐसा लगता है कि उसमें काफी केव टाइप का बना हुआ होगा जिसमें लोग जाता है, डूब जाता है। तो कम से कम वहां पर नहीं नहाए। वहां ना जाने दे चमेली झरना की तरफ, और प्रशासन से भी बोलेंगे उसको थोड़ा मार्केटिंग किया जाए कि उधर लोग ना जाए। और अभी आपदा के लिए भी हम बात किया कि कोई तरह का NDRF टाइप
कोई भी टीम यहाँ बनाया जाए। जो कोई घटना घटता है, एनडीआरएफ के आने में जो देरी होती है, विलम्ब होती है, तो यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करके अपने स्तर से भी जो भी उसको इक्विपमेंट्स होता है वो देने का प्रयास करेंगे कि जो ये समस्या हो रही दोबारा ना हो। वैसे तो हजारीबाग में एक से बढ़कर एक प्राकृतिक झरने हैं, लेकिन चमेली झरना मौत का झरना बन चुका है। रात के समय अगर कोई झरने के पास से गुजरता है तो उसकी रूह भी कांप जाती है। संवाददाता सुशांत सोनी की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता सुशांत सोनी की रिपोर्ट। झारखंड राज्य का पहला ट्राइबल म्यूजियम दलमा में बनकर तैयार हो गया है। म्यूजियम में 14 गैलरी बनाई गई हैं, जिसमें 32 जनजाति के जीवन के हर पहलू को दर्शाया गया। आपको बताएं कि ट्राइबल म्यूजियम सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। वन विभाग के डीएफओ का कहना है कि ट्राइबल म्यूजियम का उद्देश्य यह है कि इन सभी 9 ट्राइबल समाज के लोगों की पहचान दूसरे लोगों से भी हो सके। पूर्वजनों का संस्कृति वही देखने मिल रहा है। अच्छा लग रहा है देखने के लिए। देखने से सीखने मिल रहा है कि हम लोग का आदिवासी जो नहीं छूटा है, हम लोग का संस्कृति यही लेके हम लोग को चलना है, तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिला, पर हमारे यहाँ आदिवासी संस्कृति भी जो मतलब चले आ रहे हैं, तो वही थोड़ा सीख रहे तो अच्छा है। मॉडर्न जमाने में अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं। यहाँ आकर अपनी संस्कृति। ये दलमा का पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे हम लोगों को पता चला कि एक म्यूजियम बनाया गया है जो कि आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है और वहाँ विभिन्न जो ट्राइब होते हैं, अलग अलग ट्राइब के लोग जो हैं उनकी झांकियाँ यहाँ पे बनाई गई है और ये देखने के लिए मैं जमशेदपुर से आया हूँ। पुरानी आश्रयनी के अंदर एक नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर है, जिसमें पहले तल्ले पर ही आपका एक आदिवासियों का लगभग 9 आदिवासियों के जीवन शैली को दिखाते हुए लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। झारखंड का पहला दलमा स्थित पहाड़ों के बीच ट्राइबल म्यूजियम बनाया गया है और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर झारखंड की संस्कृति, आदिवासियों के 9 प्रकार के जो है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। उनकी आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो ये मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि भूमिज ट्राइबल्स, ये भूमिज ट्राइबल कैसे रहते थे, इनके जो पूर्वज थे वो कैसे रहते थे, इनकी ड्रेस सब जो है वो कैसे रहते थे, वो यहाँ पर दर्शाई गई है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मुंडा ट्राइबल्स, देखिए यहाँ पर मुंडा ट्राइबल्स लिखा हुआ और इनकी जो पूर्वज है कैसे अपना रोजी रोटी कमाते थे, पहाड़ों को तोड़कर कैसे इनकी रहन सहन होती थी, वो पूरी संस्कृति यहाँ पर दिखाई गई है। वहीं तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होड ट्राइबल्स, ये इनकी पूर्वज कैसे रहते थे और इनकी पहनावा कैसी थी, वो पूरी तरह से यहाँ पर दर्शाई गई है और कहीं ना कहीं सैलानियों के बीच ये आकर्षण का केंद्र भी बन रहा है। देखिए, और झारखंड का ये जो पूरी तरह से म्यूजियम बना है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहाँ के युवा पीढ़ी या अन्य राज्यों से, अन्य देशों से यहाँ पर जो घूमने दलमा पहाड़ घूमने आएंगे, वो कहीं ना कहीं अपनी झारखंड की संस्कृति को जो है वो बढ़ावा देने के लिए ये बनाया गया है और ये काफ़ी लोगों में आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। साथ ही साथ जो युवा पीढ़ी, मॉडल जमाने में जो युवा अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इस म्यूजियम में आकर अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों की जो काम करते थे वो जानकारी मिलेगी और कहीं ना कहीं झारखंड की जो ये 9 ट्राइबल है उसकी संस्कृति देश विदेशों तक जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। हालांकि ये यहाँ पर दलमा के बीचों बीच, पहाड़ों के बीच ये बनाया गया है जो यहाँ के आने वाले सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र होगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रांची जमशेदपुर के बाद अब देवघर शहर में भी स्मार्ट प्रीमीटर लगाने का काम JBVNL की ओर से शुरू हो चुका है। पहले चरण में करीब 1.5 लाख घर पर स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। फिलहाल JBVNL की ओर से स्मार्ट प्रीपेड मीटर निःशुल्क लगाया जा रहा है। ये स्मार्ट मीटर का काम स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि जीनस कंपनी काम कर, जीनस कंपनी का टारगेट लगभग 1.25 लाख का है देवघर सब लेवल पे, जिसमें वो अभी तक 7 से 8 हज़ार मीटर लगाए हैं। लोगों का अच्छा पॉपुलेशन मिल रहा है। और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के तहत गुमला के नारेकेला गांव में मछली का पालन हो रहा है। यहां किस प्रकार मछली पालन हो रहा है, इसको जानने और देखने के लिए मत्स्य पालन केंद्र का विश्व बैंक
AFT, NCDC और झारखंड राज्य मत्स्य विभाग के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने निरीक्षण किया। इस दौरान AFT की निधि बत्रा ने कहा है कि मछली पालन को लेकर केंद्र सरकार की योजना का काफी अच्छा काम हो रहा है। हमारी वर्ल्ड बैंक की टीम और AFD टीम ने गुमला जिला के नारिकेला पंचायत में, ममरला पंचायत में नारिकेला जगह पर आकर के मत्स्य जो हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत में 3 महिलाओं को हम लोगों ने क्लस्टर अप्रोच करते हुए ग्रो आउट तालाब दिया और यहाँ पर इसके साथ में और इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग कर रहे हैं। इसको देखने के लिए उन्होंने यहाँ पर विजिट किया और यहाँ आकर के ये काफ़ी मतलब प्रभावित हुए। काम कर रहे हैं इस नई स्कीम में, उनको क्या और बेनिफिट हम दे सकते हैं, उनकी कौन सी जो मुश्किलें अगर कुछ हो उसमें हम फ़ायदा दिला सकते हैं। तो हम खुश हैं कि काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। उस काम को हम और कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये सेंट्रल मिनिस्ट्री की जो स्कीम है उसके साथ करना चाहेंगे। वर्ल्ड बैंक का और AFD का, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि सहयोग कर रही है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना, उसमें जो सहयोग है इन दोनों एजेंसियों का है, वर्ल्ड बैंक का और AFD का। तो उसका मिशन आता है देखने के लिए कि प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, कैसे इसके बेनिफिट्स सही तरीके से लोगों में पहुँचे और फील्ड की सिचुएशन समझ में आए ताकि और आगे कदम बढ़ाया जा सके। तो यहाँ गुमला में हमने देखा और जो ये इस साइट पे जो फार्म्स हैं और उनके जो क्लस्टर है वो देख के लगा कि लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। झारखंड में एक बार फिर से विश्वविद्यालयों में कुलपति बहाली के लिए आवेदन लिए गए, लेकिन सवाल उठ रहा है कि राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय के कितने प्रोफेसर इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। दरअसल कुलपति बनने के लिए नियमों के अनुसार प्रोफेसर बनने के लिए 10 साल का टीचिंग अनुभव होना चाहिए। आपको बता दें कि रांची विश्वविद्यालय में सिर्फ 2 प्रोफेसर हैं और उन्हें भी 10 साल का अनुभव नहीं है। ऐसे में ये तय करना कि दूसरे राज्यों के प्रोफेसर को इसका फायदा मिलेगा। यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार शिक्षकों को 2 साल, 4 साल, 8 साल और 16 साल में प्रमोशन देने का नियम है, लेकिन सिस्टम की लचर व्यवस्था के कारण टीचर प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। विज्ञापन में रांची विश्वविद्यालय या राज्य के अन्य जो विश्वविद्यालय है वहाँ से जो कैंडिडेट्स आने चाहिए, जितनी मात्रा में आनी चाहिए, उसमें आपको कमी दिखेगी और इसका कारण है कि एक लंबे समय से प्रमोशन का नहीं होना। ये विज्ञापन जो होता है ना, वो क्षेत्रीय आधार पर नहीं होता है। ये विज्ञापन पूरे भारत के लेवल पर होता है। हमारे एक्ट में ये प्रावधान है कि किसी भी राज्य का कुलपति की नियुक्ति जो होती है उसका विज्ञापन पूरे देश के लेवल पर होता है। तो हमारे UGC के द्वारा कुलपति की नियुक्ति का क्वालिफिकेशन तय है कि मिनिमम 10 साल प्रोफेसर के रूप में होना चाहिए या उसी लेवल में 10 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव, प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। और पाकिस्तान को मदद के बाद निशाने पर आए तुर्की से लोगों की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। जमशेदपुर के फल बाजार से तुर्की का सेब गायब नजर आ रहा है। दरअसल जमशेदपुर के बाजारों में विदेश से काफी फल मंगाए जाते हैं, जिनमें तुर्की का सेब भी है, लेकिन अब फल के बड़े कारोबारियों ने तुर्की के सेब का नया ऑर्डर लेना बंद कर दिया। वहीं हिंदू एकता मंच ने तिरंगा झंडा लेकर कदमा बाजार में फल विक्रेताओं को जागरूक किया। अदर कंट्री का है, ये लॉट पहले का आया हुआ है, ये खत्म होने के बाद अब तुर्की का सेब नहीं चलेगा, बाइकआउट करके नहीं लाएगा। नहीं। अच्छा, लोग खरीद भी तो नहीं रहे होंगे? लोग का रिस्पांस कम हो गया इसके प्रति, नहीं ले रहे। नहीं तो तुमने बंद कर दिए हैं, बचना नहीं है, जो भी आया उसको बेच के खत्म कर देना है और आइंदा अगर बचना भी नहीं है। हम लोग हिंदू भाइयों सब यहाँ एकत्रित हुआ, कहा पाकिस्तान को उचित जवाब देने के लिए सरकार का तरफ से जो पहल किया गया है उसको हम लोग हमें बहुत खुशी हुआ है और हम लोग पूरा समर्थन है। और पाकिस्तान को जो समर्थन कर रहा था तुर्की, आज हम लोग यहाँ एकत्रीकरण इसलिए किया है, जितना फल दुकान है वहाँ से सेब उब यहाँ आता है, हम लोग यहाँ का भारत का जो निवासी है, जमशेदपुर का जो निवासी है, हम लोग ठान लिया तुर्की का कोई भी सामान, कोई भी फल को
हम लोग मार्केट में बिक्री होने नहीं देंगे। तो यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।